अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर होमियोस्टेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थर्मोरेगुलेशन हम एस्पेक्ट्स ऑफ होमियोस्टेसिस में पहले भी देख चुके हैं अपने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। आज हम थर्मोरेगुलेशन डिटेल में देखेंगे। तो थर्मोरेगुलेशन वर्ड जो थर्म है इसका मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन। तो थर्मोरेगुलेशन क्या है? थर्मोरेगुलेशन इज अ होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म। एक होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म है जो बॉडी के टेम्परेचर को किसी ऑर्गेनिज्म के मुनासिब हद में रखता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर। बाहर का इन्वायरमेंट जो है, बाहर के इन्वायरमेंट में चाहे चेंज आ रहा हो, जो भी चेंज आ रहा हो, लेकिन ये थर्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। बाहर इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे कोई भी चेंज आ रहा हो। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं थर्मोरेगुलेशन में। अब एक है हमारे पास हाइपोथर्मिया। हाइपो मीन्स लो, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। हाइपोथर्मिया क्या है? लॉस ऑफ बॉडी हीट इन वेरी लो एक्सटर्नल टेम्परेचर। बॉडी में से हीट लॉस होना, वो भी बाहर जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत लो हो। जब बाहर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा, बहुत लो टेम्परेचर होगा, तो बॉडी में क्या होगा? कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी? लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लो हो जाएंगी क्योंकि बॉडी में से हीट लॉस हो रही होगी। और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट जो है सही से फंक्शन नहीं कर रहा होगा। ब्रेन डैमेज, इवन डेथ भी हो सकती है। अगर मैं हाइपोथर्मिया की एक एग्जांपल दूँ तो जैसे एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा बेहद ठंडे पानी में गिर जाता है, तो उसकी बॉडी में से हीट लॉस हो रही होती है। जैसे वो ठंडे पानी में गिरता है, उसकी बॉडी में से हीट लॉस हो रही होती है, और क्या होता है? यही हाइपोथर्मिया होता है। जो बॉडी में से हीट लॉस हो रही है तो ये क्या है? हाइपोथर्मिया है। अब है हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया में जो वर्ड हाइपर है इसका मतलब होता है हाई, और थर्मिया का टेम्परेचर। तो हाइपरथर्मिया में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 37 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होता है 37 से जैसे 42 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है हाइपोथर्मिया में, हाइपरथर्मिया में। अब जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी? बॉडी में फीवर होगा, ऑस्मोरेगुलेटरी इम्बैलेंस, स्ट्रोक, इवन डेथ इन रेयर केसेस। कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। अच्छा, बॉडी में जो इंजाइम है, इंजाइम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इंजाइम भी ये जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वर्क करते हैं। 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम ज़्यादा हो सकता है, इसी पर ही, इसी टेम्परेचर पे वर्क करते हैं ये। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंजाइम, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है तो इंजाइम किसके होते हैं? प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? जब ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो वो डी नेचर हो जाते हैं। इंजाइम डी नेचर हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए बॉडी का, और अब वर्क करना छोड़ देते हैं इंजाइम। तो इंजाइम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इंजाइम की एक्टिविटी। अब आते हैं हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया हमने देख लिया। अब आते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी पर उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं एक्टोथर्म या फिर
पोइक्लोथर्म। अब ये जो एक्टोथर्म है, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब चेंज हो रहा होता है। बाहर का जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसके साथ साथ चेंज कर रहा होता है इनका बॉडी टेम्परेचर भी, ये अपना चेंज कर रहे होते हैं। ड्राइव टेम्परेचर टू वार्म देयर बॉडीज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं हीट वगैरह। हीट बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से हीट लेते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए। और ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट और टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा हो, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं एक्टोथर्म्स। और अगर टेम्परेचर में चेंज आ भी रहा हो तो ये क्या करते हैं, इन्हें हीट लेनी होती है तो ये अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाते हैं हीट लेने के लिए, बजाय इसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के। बॉडी में चेंज नहीं लाते, बॉडी के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता, अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाते हैं हीट को लेने के लिए। अगर इनका इन्वायरमेंट बाहर का जैसे ज़्यादा चेंज कर रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाते हैं बजाय फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के। इसमें आते हैं हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। अब आते हैं एंडोथर्म पे या फिर होम्योथर्म। ये कौन से होते हैं एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ये फ्लक्चुएट नहीं करते अपने बॉडी टेम्परेचर को, ये कांस्टेंट रखते हैं और मेंटेन रखते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर एक ही रखते हैं। होम्योथर्म्स क्या करते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से। बाहर का टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और ये क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, अगर आपको जैसे ठंड लग रही हो तो आप क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। ये क्या है, बिहेवियरल स्ट्रेटजी है। अब होम्योथर्म्स में कौन आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं होम्योथर्म्स में। अब आते हैं हेट्रोथर्मिक एनिमल्स में। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एनिमल्स। अच्छा, हेट्रोथर्मिक एनिमल्स कौन से होते हैं, कैन स्विच बिटवीन, ये स्विच करते हैं होम्योथर्म्स में और एंडोथर्म्स में, इनके दरमियान स्विच करते हैं ये। मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रखते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट भी करते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहता है और फ्लक्चुएट भी करता है इन्वायरमेंट के लिहाज से। Regulate body temperature usually as constant but allow body temperature to fluctuate with environment with inactive। मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रखते हैं लेकिन अलाउ करते हैं फ्लक्चुएट करने के लिए भी, फ्लक्चुएट भी करते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट के लिहाज से। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आते हैं बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड्स। अब आते हैं थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस। और ये जो टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टॉपिक। जब थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस देखें तो ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं सुइटेबल लिमिट तक। जैसे ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेंटेन रखते हैं, उनका टेम्परेचर इतना ही होता है। और इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को रखने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन में मौजूद
हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है और इसे थर्मोरेगुलेशन सेंटर कहा जाता है। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाजमी आप लोगों को याद रखना है। कंडीशन क्या है, इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हाइपरथर्मिया है, गर्मियाँ हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में तो क्या होता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है, पसीना आता है। तो होता क्या है, हमारी स्किन के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो जब ये जो क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ये स्वेट है, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ये स्वेट किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब स्किन स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तो स्किन में क्या होता है, स्वेट आ जाता है। आप देखते हैं गीला गीला लगता है, तो ये स्वेट क्या होता है, लिक्विड में होता है। और फिर थोड़ी देर में ही क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। मतलब ये जो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, मतलब एवापरेट हो जाता है, एवापरेट हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा स्वेट, तो इसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी। तो ये हीट वो कहाँ से लेगा, वो हीट ये हमारी बॉडी के अंदर से लेगा, ये बॉडी के अंदर से हीट लेगा। तो फिर ऐसे क्या होगा, जो स्वेट है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एवापरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके हाथ में पसीना आ रहा है, तो क्या होगा, वो हम आपके हाथ में से जो आपकी बॉडी के अंदर हीट है उसी को ही एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में तब्दील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवापरेट हो जाएगा, ये एवापरेट हो गया, ऐसे एवापरेट हो जाता है। तो होता क्या है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस एंड रिलीज स्वेट, स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं स्वेट को, विच एक्यूमुलेट ऑन द स्किन सरफेस, जो स्किन के सरफेस पे जमा हो जाता है स्वेट। फिर क्या होता है, एज द स्वेट एवेपरेट, जैसे ही स्वेट एवेपरेट होता है तो वो अपने साथ सारी हीट ले जाता है, हीट एब्जॉर्ब करके सारी हीट अपने साथ ले जाता है बॉडी से, और क्या करता है, एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है। एक इससे क्या होता है, बॉडी से जब सारी हीट चली जाएगी तो बॉडी जो है टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब आते हैं वैसोडाइलेशन पर। वैसो मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, और डाइलेशन मतलब डायलेट होना, डायलेट होना ब्रॉड होना। तो होता क्या है, बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइज होता है। तो पहले जो ये आर्ट्रियोल है ये ऐसी है, और जैसे ही पहले ऐसी है ये आर्ट्रियोल, और जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ बॉडी टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाती है, आर्ट्रियोल्स जो होती हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं। ये क्या हो गई, ये ब्रॉड हो गई। और जब ये ब्रॉड होती है तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इसमें से क्या करेगा, पास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में से हीट जो है आ रही होगी ब्लड के साथ। और ये जो आर्ट्रियोल है ये स्किन के जो है करीब ही होती हैं, स्किन के करीब मौजूद होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो मतलब स्किन के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेकर आएंगी। आर्ट्रियोल्स इन द डर्मिस, आर्ट्रियोल्स जो है स्किन के अंदर वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, अलाउइंग फॉर इंक्रीज ब्लड फ्लो। और क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड वेजल्स जो हैं वो स्किन की सरफेस के बहुत करीब आ जाती हैं, क्लोज आ जाती हैं स्किन सरफेस के। और इससे क्या होता है, इससे जो है दिस इंक्रीज हीट लॉस एंड इज कॉल्ड वैसोडाइलेशन। और ये हीट लॉस को इंक्रीज करते हैं, इससे हीट लॉस जो है इंक्रीज होता है, और इसी को ही हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। अगर बुक की एग्जाम्पल देखें हम वैसोडाइलेशन में, तो
यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल क्या हो गई, यहाँ पे डायलेट हो गई हैं, डायलेट होके स्किन के बिल्कुल करीब आ गई, स्किन के करीब आ गई, जिससे क्या हुआ, हीट जो है लॉस हो रही है, हीट लॉस हो रही है एपिडर्मिस से। यहाँ पर नैरो है, यहाँ पे क्या हो गई, डायलेट हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब बॉडी टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो रहा हो, मतलब हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा हो, कम होना शुरू हो जाए। जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, द आर्ट्रियोल्स इन द डर्मिस नैरो, आर्ट्रियोल्स जो हैं डर्मिस में, स्किन में जो आर्ट्रियोल्स हैं, अब वो क्या होंगी, नैरो हो जाएंगी। वो नैरो हो जाएंगी, क्यों नैरो हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नैरो होंगी तो ब्लड फ्लो जो है रेड्यूस हो जाएगा, कम से कम ब्लड फ्लो करेगा इन द स्किन कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से कम ब्लड फ्लो करेगा, और इससे क्या होगा, कम से कम ब्लड फ्लो करेगा तो ये हीट लॉस से बचाएगी, कम से कम ब्लड फ्लो होगा, और जो है हीट भी इसकी वजह से कम लॉस करेगी, जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो। अच्छा, सबक्यूटेनियस फैट बिकम थिक, बिकम इंसुलेटिंग लेयर, सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो थिक हो जाता है और एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेता है। जैसे कहते हैं कि जो ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनके अंदर फ़ैट ज़्यादा होता है, जो मोटे होते हैं उनके अंदर फ़ैट ज़्यादा होता है, तो उन्हें सर्दी कम लगती है। तो जब फ़ैट है, क्योंकि ये एक थिक इंसुलेटिंग लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से हीट जो है बॉडी से पास नहीं होती, इससे हीट लॉस बहुत कम होती है। और इनवॉलेंट्री एक्शन होता है मसल का, इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल, जब ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो रहा होता है तो इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल होते हैं, जैसे कि शिवरिंग हो जाती है, कपकपाहट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरेट हीट, शिवरिंग से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और इसी शिवरिंग की वजह से हीट जनरेट होती है। तो थर्मो रेगुलेशन का पूरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आया तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और MCQs टेस्ट भी लाजमी दीजिएगा, जो मैं हर टॉपिक के एंड में देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।